डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में अपना एक टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो कंप्लीट हो चुका। आज हम बात करेंगे विदलन के बारे में, या क्लीवेज या सेलुलेशन या सेगमेंटेशन। अब मैं आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो क्लीवेज है वो एक सामान्य समसूत्री विभाजन है, लेकिन एक सामान्य सेल के अंदर, नहीं कि जाइगोट में। जब मेल फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होंगे तो वो फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन, और उससे बनने वाली जो संरचना है वो कहलाती है जाइगोट। तो जाइगोट में होने वाला जो समसूत्री विभाजन है उसे क्लीवेज कहते हैं, और उससे फिर दो कोशी की अवस्था जब बनती है विदलन के द्वारा जाइगोट से, तो वो कहलाता है एम्ब्रियो। एक टर्म और आती है एम्ब्रियोलॉजी में, फिटस। फिटस कब कहेंगे हम भ्रूण को? जब इस एम्ब्रियो के अंदर फिटल मेम्ब्रेन मीन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाती है, तो उसके बाद से जन्म तक या हेचिंग तक उसको हम कहेंगे फिटस, नहीं कि एम्ब्रियो। तो सामान्य जो समसूत्री विभाजन है, एक तो क्लीवेज में होने वाला माइटोटिक विभाजन, समसूत्री विभाजन, एक सिंपल सेल के अंदर होने वाला समसूत्री विभाजन। उसमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि विदलन के दौरान होने वाला समसूत्री विभाजन जो है वो क्रमिक रूप से तुरंत होता है, अर्थात जब एक सेल से जाइगोट से दो कोशिकाएं बनेगी तो इन दो कोशिकाओं में तुरंत नेक्स्ट जो है समसूत्री विभाजन होगा, उससे 4 सेल बनेंगी, 4 से फिर 8 सेल बनेंगी, और 8 से 16, इस तरह लगातार ये कंटिन्यूअस होता रहता है। जबकि सामान्य समसूत्री विभाजन में कोई सेल विभाजित होती है तो उससे बनने वाली डॉटर सेल्स जब तक पेरेंटल सेल्स की आकार आकृति धारण नहीं कर लेती, वो उस तक वृद्धि नहीं कर लेती, तब तक नेक्स्ट जो डिवीजन है वो नहीं होता है। ये अंतर है। अर्थात विदलन के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन के अंदर जो इंटरफेज है वो बहुत कम समय की होती है, जबकि सामान्य समसूत्री में होने वाला जो विभाजन है उसमें इंटरफेज लंबी होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है क्लीवेज के दौरान होने वाले माइटोटिक सेल डिवीजन में और एक सामान्य सेल में होने वाले माइटोटिक सेल डिवीजन में। अब हम यहाँ बात करेंगे जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों आपस में फ्यूज टुगेदर, नोन एज फर्टिलाइजेशन, बनने वाली संरचना जाइगोट कहलाती है। जाइगोट के अंदर फिर आगे जितने भी माइटोटिक डिवीजन होते हैं वो कहलाते हैं क्लीवेज या सेलुलेशन या सेगमेंटेशन। उससे बनने वाली जो संरचना है वो कहलाती है एम्ब्रियो। अब हम मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्लीवेज या मेन फीचर्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के क्या लक्षण है उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि विदलन के दौरान जो समसूत्री विभाजन होता है, तो विदलन में जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो एक तो वृद्धि नहीं होती, विदलन के दौरान ग्रोथ नहीं पाई जाती। जिस आकार आकृति का ओवम या एग है वही आकार आकृति रहेगी, वृद्धि नहीं पाई जाती। वृद्धि क्या होती है? आकार आकृति प्लस मास में, उसके बायोमास में या मास में बढ़ोतरी, वो कहलाती है वृद्धि। तो वृद्धि नहीं होती है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लूं मैं, ये जाइगोट है, तो जाइगोट के अंदर विभाजन होगा तो दो कोशी की अवस्था, कोई आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। 2 से 4 तो कोई आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरह से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन उसकी आकार आकृति है वो जाइगोट के समान ही रहती है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं पाई जाती। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है कि अर्ली स्टेज में या इनिशियल स्टेज के अंदर जो केंद्रक और साइटोप्लाज्म जो रेशियो है वो कम होता है। न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य या केंद्रक कोशिका द्रव्य रेशियो पहले कम होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये एक जाइगोट है, जाइगोट के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 2n ये न्यूक्लियस है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक सारा जो पदार्थ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो हम एक अगर बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए टोटल 100% है ये, तो जो साइटोप्लाज्म है वो तो लगभग है 70%। आप देखिए पूरा साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो है 30%। ठीक है, तो केंद्रक की अपेक्षा साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है अर्ली स्टेज के अंदर।
अर्ली क्लीवेज स्टेज के अंदर। जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ेगा तो ये जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो है ये बढ़ता चला जाएगा। उसका उदाहरण मैं यहाँ, तो जैसे ये यहाँ पर केंद्रक का जो भाग है या रेशियो है वो कम है, साइटोप्लाज्म का अधिक है। जैसे दो कोशिका बनी तो साइटोप्लाज्म दो भागों में बट गया, अर्थात 70% था वो 35% हो गया, जबकि जो केंद्रक है उसका जो भाग है वो उतना ही रहा 30%। फिर दो कोशिका से चार कोशिकीय अवस्था आई भ्रूण की, तो इसमें आप देखिए साइटोप्लाज्म चार भागों में बट गया, अर्थात साइटोप्लाज्म की मात्रा कम हो रही है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म की जो मात्रा है वो उतनी ही बनी रहती है। तो इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो कम होता है और जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ता है तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ता चला जाता है, अर्थात न्यूक्लियस का जो भाग है या मान है उसकी मात्रा है न्यूक्लियोप्लाज्म की वो एक स्थिति में बढ़ जाती है, साइटोप्लाज्म की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो लगातार आधा फिर और आधा फिर और आधा इस तरह से वो कम होता जाता है और उसकी जो मात्रा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की अपेक्षा कम होती चली जाती है। तीसरा जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि O2 कंजप्शन रेट है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार सेल की संख्या डबल हो रही है, तो डबल हो रही है तो नई सेल बनेंगी तो नए ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता बढ़ेगी, नए ऑर्गेनेल्स बनेंगे तो नए जो आवश्यक जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनके सिंथेसिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो स्टोर फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए O2 कंजप्शन दर जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में जो पदार्थ है वो लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आवश्यक पदार्थों का निर्माण हो सके। और जैसे ही जायगोट के अंदर पहला विभाजन होगा तो दो कोशिकीय अवस्था बनेगी, तो इन दो कोशिकाओं को अब कहेंगे ब्लास्टोमियर्स या एम्ब्रियोनिक सेल। चार कोशिकीय अवस्था चार ब्लास्टोमियर्स या एम्ब्रियोनिक सेल्स। इसके बाद सेल्स ब्लास्टोमियर्स आर इंक्रीज इन नंबर बट डिक्रीज इन शेप एंड साइज। जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ेगा कोशिकाओं की एम्ब्रियोनिक सेल्स या ब्लास्टोमियर्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो आकार आकृति है वो छोटी होती चली जाएगी। O2 कंजप्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन इनिशियल स्टेज पहले बताया मैंने न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो इज लेस बट आफ्टर सम टाइम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज्ड। इसके बाद जाइगोट जो है बिकम ए मल्टी सेलुलर होलो स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर होलो स्ट्रक्चर। ये जो अवस्था है एम्ब्रियो की वो कहलाती है ब्लास्टुला स्टेज, और इसके अंदर जो कैविटी है वो कहलाती है ब्लास्टोसील कैविटी। और जब ये ब्लास्टोमियर्स या एम्ब्रियोनिक सेल एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो कहलाती है ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी कहलाती है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मीन्स जब जाइगोट के अंदर लगातार माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, सेल्स की संख्या बढ़ेगी, तो वो सेल की संख्या जो है वो सारी सेल एक परत के रूप में लेयर के रूप में व्यवस्थित होगी और उस लेयर को कहेंगे ब्लास्टोड्रम। और चूंकि इस ब्लास्टोड्रम के अंदर एक कैविटी विकसित होती है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए एक कोशिकीय जाइगोट से दो कोशिका बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 कोशिका बनी, तो 8 कोशिकीय अवस्था तक आप देखिए आठों जो सेल हैं या आठों जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये बाह्य वातावरण के संपर्क में है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके संपर्क में है। तो जिस इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेना होगा डायरेक्ट, ये अपने अंदर ले लेंगे आवश्यकता, और अनावश्यक जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी जरूरत ही नहीं है इसको कैविटी की, क्योंकि सारी जो सेल है वो बाह्य वातावरण के संपर्क में है। जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ेगा तो आप देखिए कि इस अवस्था के अंदर जो आउटरमोस्ट लेयर है ब्लास्टोड्रम की, उसमें जो सेल है ब्लास्टोमियर्स है वो तो एनवायरनमेंट के संपर्क में है, लेकिन इसके अंदर वाली जो सेल है ये वातावरण के संपर्क में नहीं है। तो ये बाहर से आवश्यक पदार्थ कैसे लें,
या अपने खुद के जो जैविक क्रियाएं हो रही है इसमें उससे बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ तथा अनावश्यक पदार्थ कहाँ छोड़े। अगर ये बीसी नहीं बनेगी तो मान लीजिए ये सेल है, ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर छोड़ेगी तो इस सेल में आएगा, ये छोड़ेगी तो इस सेल में आएगा या इसमें आएगा, तो क्या होगा, वो उस सेल के लिए कॉन्टामिनेशन का काम करेगा, टॉक्सिन मटेरियल का काम करेगा, जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। तो आवश्यक पदार्थों बाह्य वातावरण से आवश्यक पदार्थों के लेने हेतु साथ ही साथ सेल में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंतिम उत्पाद जैसे उत्सर्जी पदार्थ और अनावश्यक पदार्थ उनको बाहर छोड़ने के लिए कहाँ छोड़े, तो उसके लिए बीसी बनती है, ब्लास्टोल कैविटी बनती है। और इसी ब्लास्टोल कैविटी के अंदर ये आवश्यक पदार्थ इस कैविटी से लेते हैं, इस कैविटी से मूवमेंट करेंगे और साथ ही साथ उत्सर्जी पदार्थ जो है वो इसमें छोड़ेंगे। तो ये अवस्था जो कहलाती है भ्रूण की वो कहलाती है ब्लास्टोला स्टेज। और फॉर्मेशन ऑफ ए राउंडेड होलो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ठीक है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, जिसमें ब्लास्टोमेर्स एक परत के रूप में ब्लास्टोड्रम और उस ब्लास्टोड्रम में केंद्र से नीचे की ओर जस्ट केंद्र, इसके केंद्र भाग में नहीं, जस्ट केंद्र से नीचे की ओर एक कैविटी बनती है जो ब्लास्टोल कैविटी कहलाती है। और ये जो अवस्था है वो क्लीवेज के बाद भ्रूणीय अवस्था जिसे कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। इस तरह से ये ब्लास्टुलेशन या फीचर्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। थैंक्स।